जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त एस कृष्णा काफी दिनों के बाद आपके अपने और प्यारे से यूट्यूब चैनल किंग क्लासेस पे दोबारा से वापस आ चुका हूँ। कुछ दिनों से थोड़ा तबीयत वगैरह या फिर स्टूडियो की दिक्कत के कारण हम क्लास आपका ले नहीं पाए, वीडियो को अपलोड कर नहीं पाए, पर हमने हमेशा निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की है। तो इतने दिनों के विलंब के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, हमें माफ कीजिएगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है, तो वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। तो जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि कुछ लोग साथ छोड़ रहे हैं मेरा वक्त देखकर, कि कुछ लोग साथ छोड़ रहे हैं मेरा वक्त देखकर, लेकिन याद रखना ये अंत नहीं प्रारंभ है। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम छपे छपे को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है कवित। ठीक है ना, कवित। अब कवित को लिखा किसने बाबू? तो कवित को लिखा है भूषण ने। कवित को लिखा है भूषण ने। ठीक है ना, भूषण को किस काल का कवि कहा था बाबू? तो रीति काल के। भूषण को रीति काल के कवि कहते हैं। भूषण को रीति काल का एक महान कवि माना जाता है। भूषण के कविताओं में, भूषण की लेखनी में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसको हम बोलते हैं वीर रस। वीर रस देखने के लिए आपको मिलेंगी, भूषण की कविताओं में वीर रस देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम भूषण के बारे में, भूषण के परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में, यानी कि हम अगला दिन कल की वीडियो में हम इस अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 5। ये पदखंड का अध्याय 5 है। कवि का नाम है बाबू, कवि परिचय देखते हैं। तो भूषण जो है 1613 से 1775, 1613 से 1775। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम भूषण के जन्म की बात करें, अगर आपसे पूछेगा कि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो हम जन्म में जानते हैं बाबू कि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ है। 1613 में इनका जन्म हुआ है। मान लीजिए कोई आपसे पूछेंगे कि बताओ बाबू भूषण का जन्म कब हुआ है, तो 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ है और 1715 में इनकी मृत्यु हो गई है। 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, 1715 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो यही बोर्ड वाला आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए भूषण की मृत्यु कब हुई थी। भूषण की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको जवाब देना है 1715 ईस्वी में। सर 1715 ईस्वी में भूषण जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, भूषण जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, मिल चुका है हमें। कह रहे हैं ना बाबू कि कवि भूषण के जन्म और जन्म मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है। भूषण के जन्म और मृत्यु, मतलब कह रहे हैं ना कि भूषण का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इस बात को लेकर विद्वानों में, कवियों में मतभेद है। किसी को कंफर्म इस बात का पता नहीं है, मतलब किसी के पास ये सापेक्ष नहीं है, किसी के पास ये सबूत नहीं कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हो गई थी। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म 1613 में तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में माना जाता है। उनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बाबू? तिकवापुर में। तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में माना जाता है। कब हुआ था? तो वही 1613 ईस्वी में। अभी तो आपको बताया 1613 में इनकी क्या हुई थी, जन्म हुआ था। 1613 में इनकी जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम घनश्याम था। उनका वास्तविक मतलब उनका जो असल नाम था, उनका जो रियल नेम था, वो क्या था बाबू? तो वो घनश्याम था। उनका असली नाम घनश्याम था। लेकिन फिर एक बात हो गई भाई, जब उनका नाम घनश्याम था तो उनको भूषण के नाम से हम क्यों जाने? उनको भूषण के नाम से क्यों जाना जाता है? तो बाबू उनको भूषण के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्हें उपाधि दी गई थी। भूषण की उपाधि उन्हें दी गई थी। किसने दिया था? चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उन्हें दी थी। उन्हें ये उपाधि दी थी कि तुम भूषण हो। ठीक है ना, ये कानपुर के पास तिकवापुर के रहने वाले थे। ये कानपुर के पास तिकवापुर के रहने वाले थे और जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहने का अर्थ है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण उस ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं ना जिसके कंधे पे से जनेऊ वगैरह बंधा हुआ होता है, जनेऊ वगैरह, तो उन्हें हम कान्यकुब्ज कहते हैं। ठीक है, तो वो जाति के कहते हैं ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, पूछता है क्वेश्चन। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि भूषण को रीति काल के प्रसिद्ध कवियों
कवियों चिंतामणि तथा मतीराम का भाई माना जाता है। देखो रीतिकालीन में दो और प्रसिद्ध कवि थे। पहला थे कौन? चिंतामणि। पहला थे कौन हमारे? चिंतामणि जी। और दूसरा थे कौन? मतीराम। पहला चिंतामणि और दूसरा कौन थे? मतीराम। और इनको मतीराम और चिंतामणि का भाई माना जाता है। मतीराम और चिंतामणि का क्या माना जाता है? भाई माना जाता है बाबू। एकदम आसानी से हर एक टॉपिक को इजीली समझते चलना है। देखिए वैसे तो हम इम्पैक्ट डाल ही रहे थे अपने क्वेश्चंस वगैरह से, बोर्ड मतलब अपना हम क्लास ले ही रहे थे, बट उस क्लास में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे ही बस बताया जा रहा है। लेकिन मैं स्वयं आपके समक्ष खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, आपके वीडियो में आपको दिख रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा आपका बोर्ड पे चल रहा है, तो पहले से थोड़ा सा बेटर है। हम इससे भी बेहतर बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है बाबू, हम आगे बढ़ते चलेंगे अपना, ठीक है ना। तो इनको किनका भाई माना जाता था? चिंतामणि त्रिपाठी और किनका? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जी के भाई माना जाता है। किंतु कई विद्वानों का इनमें संदेह है, क्योंकि कई विद्वानों का इनमें क्या है? संदेह है। भूषण कई राज दरबारों में गए, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि शिवाजी के दरबार में मिली। भूषण जी देखो, भूषण बेसिकली अपने काव्यों में पहले में वो बखान करते हैं शिवाजी की वीरता का बखान करते हैं, दूसरे में वो छत्रसाल की तलवार का बखान करते हैं कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, छत्रसाल की तलवार किस प्रकार की है। तो ये इस चीज को करते हैं। वैसे तो वो बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने कई राज दरबारों में गए, परंतु उनको सबसे ज्यादा सफलता मिली, सबसे ज्यादा संतुष्टि जो मिली है वो मिली है उन्हें कहाँ पे मिली है बाबू? तो वो उन्हें मिली है शिवाजी छत्रपति शिवाजी के दरबार में उन्हें ज्यादा सम्मान मिला है, या फिर कह लो उन्हें ज्यादा प्रेम मिला है, इस वजह से उनको ज्यादा मतलब प्रिय है। शिवाजी उनके ज्यादा प्रिय हैं, छत्रपति शिवाजी उनके ज्यादा प्रिय हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े धीरे धीरे एक एक चीज को आपको आगे देखते चलेंगे। कह रहे हैं गए हैं इन्हें शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के दरबार में रहने का सौभाग्य मिला था। देखो अब भूषण जी को क्या हुआ था ना, भूषण जी को कहाँ पे मिला था जगह? भूषण जी को पन्ना के बुंदेला राजा जिनका नाम था छत्रसाल। अभी हमने बताया कि इन्होंने किसका? तो छत्रसाल की तलवार का बखान किया, ठीक है ना, छत्रसाल की तलवार का इन्होंने बखान किया। तो ये पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के दरबार में रहने का इनको क्या मिला? सौभाग्य मिला। और शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? बब्बू साहू जी। सन 1715 में इनका देहावसान हो गया। देहावसान कहने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कि इनका क्या हो गया बाबू? मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? तो अभी तो हमने आपको बताया कि 1715 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1715 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं कि भूषण की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भूषण की 3 सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि आपको बोर्ड में पूछा जाता है। अभी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए भूषण की 3 सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है बाबू? उनकी अगर हम बात कर ले, बारी बारी से सबकी बातें कर लेते हैं कौन कौन से है इनके। तो भूषण की सबसे 3 प्रसिद्ध रचनाएं, पहला है शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी तथा तीसरा क्या हमारा? छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक, ये इनकी 3 रचनाएं हैं, ठीक है। आगे अगर आपसे कुछ पूछेगा ना, इसमें शिवराज भूषण उनकी कीर्ति का क्या है? आधार है। उनकी कीर्ति का आधार है, माने कि बेस माना जाता है। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया था बाबू? तो उनकी कीर्ति का आधार कौन था? शिवराज भूषण। भूषण कह रहे हैं कि भूषण की वाणी में ओज और वीरता का भाव व्यक्त हुए हैं। भूषण जब बोलते हैं, भूषण की वाणी में ना बाबू, ओज माने कि गुस्सा और वीरता, किसी के बारे में किसी की महानता का बखान करते हैं। वो बताते हैं कि शिवाजी कितने महान है, वो बताते हैं कि छत्रसाल कितने महान है, ठीक है ना। तो इनकी ज्यादातर लेखनियों में ना आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या कहते हैं, जैसे कि एक वीरता का भाव व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा में बहुत सुंदर कवित्व लिखे हैं। उन्होंने अपनी आश्रयदाताओं, यहाँ पे एक शब्द लिया गया है बाबू, आश्रयदाताओं का अर्थ क्या होता है? आश्रयदाताओं का अर्थ होता है ना बाबू कि वो दाता जो हमें आश्रय देते हैं,
मान लो जो हमें अपने पास रखते हैं, या ऐसे शाब्दिक भाषा में कह लो कि जो हमें अपने घर में शरण देते हैं, उसे हम आश्रय दाता कहते हैं बाबू, उसे हम आश्रय दाता कहते हैं। शिवा, तो शिवाजी, उन्होंने उनके आश्रयदाता कौन कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल। आपसे पूछेंगे कि बताइए भूषण के आश्रयदाता कौन थे, तो आपको कहना है कि सर भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो छत्रसाल थे और शिवाजी थे, ठीक है ना, शिवाजी थे। तो उनकी प्रशंसा में ना बहुत सुंदर कविता लिखे हैं, उनकी प्रशंसा में बहुत सुंदर कविता लिखे हैं। भूषण की भाषा ओजस्मयी ओजमयी है, उनके शब्द सैनिकों की भांति दौड़ते भागते प्रतीत होते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि भूषण की जो भाषा है वो ओजमयी है, वो ऐसा बोलते हैं यूं समझ लो मोटिवेशन, जिसे सुन के अंदर से व्यक्ति के अंदर आग उत्पन्न हो, गुस्सा उत्पन्न हो, तो वो ओजमयी उसको कहते हैं। तो भूषण के जो शब्द होते हैं वो ओजमयी है। ऐसे शब्द लिखते हैं जैसे मान लो कोई सैनिक जो है वो युद्ध में जाने से पहले कुछ शब्दों को सुन रहा है, कुछ गीतों को सुन रहा है, वो इस प्रकार के लिखते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार की लिखते हैं। तो सैनिकों की भांति क्या है, उनके शब्द जो है वो दौड़ते और भागते प्रतीत होते हैं। शब्दों की ध्वनि को सुनकर ही लगता है कि हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। इनके लेखनी में जो शब्द हैं, शब्दों की ध्वनि को सुन के ऐसा लगता है ना कि एकदम अंदर से आग उत्पन्न हो रहा है, एकदम व्यक्ति को गुस्सा, मोटिवेशन, अंदर से पूरा हिला के रख देने वाला मोटिवेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे अगर हम देखें तो बेसिकली इतना आगे कहते हैं कि आगे देखेंगे तो बाबू आगे है कह रहा है कि भूषण ने अपनी कविता में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। भूषण अपनी कविता में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं, बहुत सुंदर। एक कवि मान लो कि जैसे एक कोई स्त्री जो होती है वो जब नहा धुआ कर तैयार होती है, मेकअप करती है, वो अपने चेहरे को, अपनी सुंदरता को, अपने सौंदर्य को बहुत ही बेहतरीन बारीकी से सजोती है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सही करती है, ठीक करती है। ठीक उसी प्रकार से जो एक कवि होता है ना बाबू, एक कवि होता है वो अपनी लेखनी में अलंकार, रस और उपमा अनुप्रास वगैरह इन सब चीजों का सही उपयोग करता है। आंतरिक वाणी, अंतिम वाणी, सभी चीजों का एक सही और उत्तम प्रयोग करता है बाबू, ठीक है। तो कहते कि सुंदर प्रयोग किया है। भूषण ने अपनी कविताओं में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। अनुप्रास पूछेगा बाबू कि इनमें से कौन सी भूषण की कविताओं में कौन सा अलंकार पाया जाता है? कौन सा? अनुप्रास। कौन सा अलंकार पाया जाता है? तो अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। रूपक, उपमा, यमक के उदाहरण भी देखते बनते हैं, खास करके अनुप्रास अलंकार पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और साथ ही यमक अलंकारों का भी उदाहरण लेते हैं। ये कई सारे अलंकारों के रूप में यूज करते हैं अपनी लेखनी को, अपनी कविता को सुंदर, बेहतरीन और प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे हमने अपनी क्लास को प्रभावशाली बनाने के लिए अभी आपके सामने ऑन स्क्रीन कैमरा के सामने आकर क्लास लेना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक तौर पर देखा जाए तो भूषण की कवि परिचय में सिर्फ इतना ही था। तो भूषण की कवि परिचय हम बता चुके हैं। अगला हमारा कविता का भावार्थ है, ठीक है ना। कविता का भावार्थ है। कविता का भावार्थ हम फिर कभी यानी कि अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और भरोसा रखिए हम फिर से वापस आएंगे और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आपको नंबर लाने में मदद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।